सीधा शुरू करते हैं। आज हम भारत के पूर्वी हिस्से के एक ऐसे साम्राज्य की बात करने वाले हैं जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। अहोम राजवंश। 600 साल का एक ऐसा बेमिसाल सफर जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। आइए इस पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। अब कहानी शुरू करने से पहले एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। सोचिए, उस दौर में जब मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था और कोई उन्हें रोक नहीं पा रहा था, तब कैसे एक छोटे से प्रवासी समुदाय ने एक ऐसा राज्य खड़ा कर दिया जो मुगलों के लिए एक अभेद्य दीवार बन गया? इसका जवाब हमें मिलता है ब्रह्मपुत्र नदी की इस खूबसूरत और उपजाऊ घाटी में। साल था 1228 जब चाओलुंग सुकाफा यहां पहुंचे। उन्होंने सिर्फ एक राज्य नहीं बसाया, बल्कि एक ऐसी मजबूत नींव रखी जो आने वाली कई सदियों तक हर बड़े से बड़े तूफान को झेलने वाली थी। तो आज हम इस सफर को कैसे तय करेंगे? बहुत ही आसान है। पहले अहोमों का उदय और उनके शानदार इतिहास यानी बुरंजी को समझेंगे। फिर उनके स्वर्णिम युग, मुगलों के साथ हुए उनके ऐतिहासिक महासंग्राम और अंत में उनकी अनूठी संस्कृति और धर्म के तालमेल पर बात करेंगे। तो चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं, अहोमों का उदय। देखते हैं कि आखिर इस महान साम्राज्य की शुरुआत और इसकी बुनियाद कैसे रखी गई। सुकाफा की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक कमाल के रणनीतिकार थे। 1228 में जब उन्होंने यहां कदम रखा, तो उन्होंने तलवार के जोर पर राज नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने स्थानीय कबीलों के सरदारों को बराबरी का दर्जा दिया। सोचिए, ये कितनी बड़ी बात थी। इसी दूरदर्शिता और उदारता ने अहोम साम्राज्य को एक ऐसी मजबूत सामाजिक नींव दी जो सदियों तक टिकने वाली थी। अब आते हैं दूसरे भाग पर, बुरंजी इतिहास। आखिर हमें इन महान राजाओं और उनके कारनामों के बारे में आज इतना कुछ कैसे पता है? इसका सीधा सा जवाब है बुरिंजी। ये एक बहुत ही दिलचस्प शब्द है। बुरिंजी असल में अहोम सरदारों और पुरोहितों द्वारा लिखे गए सटीक ऐतिहासिक दस्तावेज थे। आप खुद सोचिए, उस दौर में जब इतिहास अक्सर सिर्फ सुनी सुनाई बातों में खो जाता था, अहोमों के पास हर चीज का एक पक्का लिखित रिकॉर्ड होता था। इतिहास को संजोने की ये कड़ाई अपने आप में बिल्कुल बेमिसाल थी। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनमें से कई ग्रंथ आज भी हमारे पास मौजूद हैं, जैसे तुमखुंगिया, देवधाई या काशीनाथ तामुली फुकन का असम बुरंजी। ये सिर्फ पुरानी किताबें नहीं हैं, आप इन्हें एक तरह की टाइम मशीन मान सकते हैं, जिनके जरिए आज हम उस पूरे शानदार युग को बिल्कुल सटीक रूप से जान और समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, स्वर्णिम युग और साम्राज्य का विस्तार। देखते हैं कि वो शुरुआती बुनियाद कैसे एक विशाल और बहुजातीय राज्य में बदल गई। अहोम साम्राज्य के विस्तार में हर नए शासक ने अपना एक अलग और अनोखा योगदान दिया। 1497 में सुहुमुंग ने चूटिया राज्य पर सैन्य जीत हासिल की। फिर 1539 में सुक्लेनमोंग आए, जिन्होंने अर्थव्यवस्था को रफ्तार देते हुए पहले अहोम सिक्के ढाले। और फिर 1603 में प्रताप सिंघा ने अपनी शानदार पोसा कूटनीति की शुरुआत की। इस पोसा सिस्टम के तहत पहाड़ी जनजातियों को शांत रखने के लिए उन्हें कुछ विशेष अधिकार दिए गए। सच में ये उनकी गजब की प्रशासनिक सूझबूझ का एक बेहतरीन उदाहरण था। अब आते हैं चौथे भाग पर, जो इस पूरी कहानी का सबसे रोमांचक मोड़ है, मुगलों के साथ उनका युद्ध। एक ऐसा ऐतिहासिक संघर्ष जो किसी डेविड और गोलियात की लड़ाई से कम नहीं था। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 675। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। साल 1662 में जब मुगल गवर्नर मीर जुमला ने एक विनाशकारी आक्रमण किया था, तो उसने इतनी ही तोपें लूटी थीं और इसके साथ ही 1000 अहोम जहाज़ों पर भी कब्जा किया था। ये आंकड़ा ही बताने के लिए काफ़ी है कि मुगलों का वो प्रहार कितना भयंकर था, जिसने पूरे अहोम साम्राज्य को एक बार के लिए अंदर तक हिलाकर रख दिया था। लेकिन असली कहानी इन दो घटनाओं के बीच के अंतर में छुपी है। एक तरफ साल 1663 यानी 1663 की घिलाधारी घाट की वो अपमानजनक संधि थी, जहां अहोमों को बहुत भारी हर्जाना चुकाना पड़ा। और ठीक कुछ ही सालों बाद 1671 यानी 1671 में हुआ सराई घाट का युद्ध। लाचित बरफुकन के कमाल के नेतृत्व में पासा कुछ ऐसा पलटा कि अहोमों ने वो ऐतिहासिक और चमत्कारिक जीत हासिल की। उन्होंने मुगलों को ऐसा खदेड़ा कि उन्हें हमेशा के लिए पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। सराई घाट की उसी शानदार जीत से प्रेरणा लेकर राजा रुद्र सिंघा ने एक बहुत बड़ा सपना देखा, कुछ ऐसा जो पहले किसी ने नहीं सोचा था। वो पूर्वी भारत के शासकों को मुगलों के खिलाफ एक पैन हिंदू महासंघ में एकजुट करना चाहते थे। अगर वो सफल हो जाते तो शायद इतिहास कुछ और ही होता। लेकिन अफसोस, उनकी अचानक मृत्यु के कारण ये असाधारण विजन कभी पूरा नहीं हो सका।
चलिए अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी भाग की ओर, धर्म और समन्वय। अहोम साम्राज्य का एक ऐसा अनूठा सांस्कृतिक संगम जो सहिष्णुता की एक बेहतरीन मिसाल है। शुरुआत में जब अहोम यहाँ आए थे तो वो अपने साथ अपनी पुरानी ताई मान्यताएं और अपनी पवित्र पुस्तक लेकर आए थे। वो अपने मुख्य देवता चोमचेंग की पूजा करते थे, और अगर आप उनके शाही प्रतीक को ध्यान से देखें तो उसमें उनकी इन मूल जड़ों की झलक आज भी बहुत साफ दिखाई देती है। लेकिन अहोमों की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उन्होंने खुद को यहाँ की मिट्टी के साथ जोड़ लिया। जैसे जैसे वो यहाँ घुलने मिलने लगे, शासकों ने एक दोहरी पहचान अपना ली। अपने पारंपरिक ताई नाम के साथ साथ उन्होंने एक संस्कृत हिंदू नाम भी रखने शुरू कर दिए। उदाहरण के लिए सुतमामा को ही ले लीजिए, जिन्हें बाद में राजा जयध्वज सिंघा के नाम से जाना गया। इसी दौर में श्रीमंत शंकरदेव के साथ इस क्षेत्र का सांस्कृतिक विकास एकदम चरम पर पहुंच गया। उनका समावेशी वैष्णववाद पूरे समाज के लिए एक बड़ा बदलाव साबित हुआ। उन्होंने एक शरण नाम धर्म के जरिए सबको एक ईश्वर की भक्ति से जोड़ा। जगह जगह नाम कीर्तन होने लगे और सत्र यानी धार्मिक और शिक्षा के केंद्र बनाए गए। इन सब ने मिलकर समाज को बहुत ही लोकतांत्रिक और मजबूत बना दिया। तो जाते जाते मैं आपको एक बहुत ही अहम विचार के साथ छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, जब कोई साम्राज्य अपनी आज़ादी बरकरार रखने और दूसरी संस्कृतियों के साथ गहरे जुड़ाव के बीच इतना सटीक संतुलन बनाता है और लगातार 600 सालों तक शान से खड़ा रहता है, तो क्या उसका असर कभी खत्म हो सकता है? बिल्कुल नहीं। अहोम साम्राज्य का वो जज्बा, उनके काम करने का वो बेमिसाल तरीका आज भी इस क्षेत्र की आधुनिक पहचान में कैसे धड़कता है? ये यकीनन एक ऐसा सवाल है जो हमें इस महान इतिहास को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देता है।